आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं अपूर्णताएं, दोष, क्रिस्टलीय संरचनाओं में दोष, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अपूर्णताएं। तो क्रिस्टलीय संरचनाओं में दोष या अपूर्णताएं क्या होती है? देखिएगा, दोष या अपूर्णताएं निर्भर करती है कि वहां पर क्या स्थिति है। या तो वहां पर कुछ किसी प्रकार से वहां पर जो उपस्थित कण है, आयन है, उनकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, या फिर कोई अशुद्धि उसके अंदर उपस्थित हो जिसके कारण से वहां पर परिवर्तन हो जाए, यानी कि अब कोई चीज सामान्य ना रहे, बिगड़ जाए, तो उस बिगड़ने को ही बोला जाता है यहां पर दोष। तो अब क्रिस्टलीय संरचनाओं में दोष किस प्रकार की होते, कितने प्रकार के होते, चलिए अब उन्हीं को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसको त्रुटि भी बोलते हैं, त्रुटियां भी बोलते हैं, दोष भी बोलते हैं, अपूर्णताएं भी बोलते हैं, डिफेक्ट भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो देखो यहां पर त्रुटियों की बात करते हैं, तो बेटा यहां पर हमारे पास 3 प्रकार की त्रुटियां होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है बिंदु त्रुटि। बिंदु त्रुटि मतलब पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब कि कोई बिंदु इधर से उधर खिसक जाए, कोई कण इधर से उधर खिसक जाए, अपना स्थान परिवर्तित कर दे और कहीं कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ एक पॉइंट पर ही बदल जाए, बिगड़ जाए, स्थिति बदल दे, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन का मतलब रेखा, रेखा में ही गड़बड़ी हो जाए, पूरी रेखा ही बदल जाए, रेखा में ही कोई गड़बड़ी प्राप्त हो जाए, ठीक है, कोई त्रुटि हो जाए, तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। क्लियर? और तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो अपने यहां पर हाँ, और एक बात कौन सी पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोग रेखीय त्रुटि भी नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि हम पॉइंट पर ही है सारे जो बिंदु जो है, जो उनके बिंदु में जो बिंदु का जो परिवर्तन या जिसके कारण से जो डिफेक्ट होगा उसी को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ, लेकिन जानना जरूरी है कि भाई रेखीय त्रुटि क्या होती है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है, बाकी उसको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ ही चीजें आपको पढ़नी है, कुछ ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। चलो तो बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि। देखो, रस समीकरण मितीय त्रुटि का मतलब क्या होता है? रस समीकरण मितीय त्रुटि का मतलब यह है कि त्रुटि हो जाए, लेकिन यौगिक के अणुसूत्र में कोई परिवर्तन ना हो। त्रुटि हो जाए लेकिन यौगिक के अणुसूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि। यानी कि यहां पर यौगिक का जो अणुसूत्र है वो समान है। अरस समीकरण मितीय त्रुटि का मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? कि यहां पर ऐसी त्रुटि हो जाए कि उसका अणुसूत्र बदल जाए। क्या? अणुसूत्र बदल जाए। तो जब कहीं पर त्रुटि होती है, किसी भी यौगिक के अंदर त्रुटि अगर होती है, तो अगर उसका अणुसूत्र नहीं बदलता तो उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि। और अगर उसका अणुसूत्र बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अरस समीकरण मितीय त्रुटि। और तीसरी होती है अशुद्ध त्रुटि। अशुद्ध का मतलब जब उसके अंदर कुछ अशुद्धि पाई जाती है या कुछ उसके अंदर अशुद्ध डाला जाता है, तो वो होती है अशुद्ध त्रुटि। ये होती है 3 चीजें। क्लियर? आपको क्या पढ़नी है? फिर से यहां पर कंडीशन है, आपको पढ़ना है रस समीकरण मितीय त्रुटि और अरस समीकरण मितीय त्रुटि, ये आपको पढ़नी है। समझ गए? आगे समझते हैं। रस समीकरण मितीय त्रुटि भी 2 प्रकार की होती है, अनायनिक ठोस में होती है और आयनिक ठोस में होती है। अनायनिक ठोस मतलब जो आयंस के द्वारा नहीं होते, यानी कि सहसंयोजक ठोस भी बोल सकते हैं, नॉन आयनिक। इसमें कौन कौन सी होती है? रिक्त त्रुटि होती है, अंतराकाशी त्रुटि होती है। नाम ध्यान रखिए, सब समझाएंगे अभी आपको। रिक्त त्रुटि, अंतराकाशी त्रुटि। आयनिक ठोस में 2 प्रकार की होती है, फ्रैंकल और शॉर्टकी, ये भी अब आपको समझाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जिसको आपको सीखना होता है, फ्रैंकल और शॉर्टकी। दूसरा यहां पर अरस समीकरण मितीय त्रुटि की बात करते हैं तो धातु अधिकतम त्रुटि होती है, धातु निम्नतम त्रुटि होती है। धातु अधिकतम त्रुटि कैसी होती है वो भी हम आपको समझाएंगे। एनायन केंद्र होता है, धनायन की अधिकता होती है। धातु निम्नतम त्रुटि के बारे में अब कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, 1-2 एग्जांपल है, 1-2 जगह पर ये घटनाएं होती है।
क्लियर। तो ये पूरी टेबल मैंने आपको समझा दी है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। रस हमें क्या पढ़ना है, दो पढ़नी है त्रुटि, ध्यान रखना, रस समीकरण मिति त्रुटि और अरस समीकरण मिति त्रुटि हमें को पढ़नी है, ठीक है। वो उसके प्रकार हमने आपको बता दिए कौन कौन से प्रकार है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलो भैया बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। तो मुख्य बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। मुख्य बिंदु हमारे सामने ये घटनाएं कुछ हमारे सामने है, ठीक है। तो रस समीकरण मिति त्रुटि क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रस समीकरण मिति त्रुटि मैंने अभी आपको बोला, थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसी त्रुटियां जिसमें यौगिक का सूत्र समान बना रहता है, ऐसी त्रुटियां जिसमें यौगिक का सूत्र समान बना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रस समीकरण मिति त्रुटि, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला कि कितने प्रकार की त्रुटि है, कहां कहां पर होती है। ये होती है एनायनिक ठोस में, और दूसरा कहां होता है, आयनिक ठोस में। अनायनिक ठोस में क्या होता है, रिक्त त्रुटि होती है, अंतराकाशी त्रुटि होती है। अभी हम आपको बताएंगे रिक्त त्रुटि किसे कहते हैं, रिक्त त्रुटि का और अंतराकाशी त्रुटि का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलो इसी को पहले मैं आपको बताता हूं कि रिक्त त्रुटि क्या होती है और अंतराकाशी त्रुटि क्या होती है। पहले तो ये समझ लो। देखो आपके सामने ये एक क्रिस्टलीय संरचना है, ये जो बॉल रखे गए मान लेते हैं ये क्रिस्टलीय संरचना है। मान लेते हैं ये क्या है, A प्लस है, ये कैसा है, B माइनस है, ये A प्लस है, ये B माइनस है, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया आपने, इसी प्रकार से यहां पर B माइनस, यहां पर क्या कर दिया, इस प्रकार से आपने आयंस कर दिए B माइनस, यहां पर क्या हो गया A प्लस, यहां पर B माइनस, यहां पर A प्लस, यहां देख लो यहां पर क्या हो गया B माइनस, यहां पर A प्लस, यहां B माइनस, यहां पर A प्लस। क्लियर, ये रखे हुए थे। ये हमारे पास में पूर्ण रूप से एक आयनिक ठोस है, पूर्ण रूप से एक आयनिक ठोस है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो मैं दिखाने जा रहा हूं, देखो कुछ हो गया, क्या हो गया, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या हुआ, देखो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप देखो तो एक A जो था और एक जो B था, ये दोनों अपना स्थान छोड़ के चले गए, दोनों अपना स्थान छोड़ के चले गए, और चले गए तो वो जगह कैसी हो गई, रिक्त, कैसी हो गई, रिक्त। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त त्रुटि बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, क्या बोलते हैं उसको, रिक्त त्रुटि बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ये होती है रिक्त त्रुटि। चलो आगे बात करते हैं, अगले वाले में देखो क्या हुआ, अगले वाले में देखो अगले वाले में क्या हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर रखा हुआ था, कौन रखा हुआ था, वही A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, इसी प्रकार से रखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई बात, A प्लस B माइनस उसी प्रकार से रखा हुआ है। अब क्या हुआ, कोई आकर उसके यहां बैठ गया। अब ये जगह कौन सी होती है, ये जगह आपको ध्यान रखना, यहां देखो बढ़ गया है, यहां बढ़ गया, ये जगह कौन सी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो जगह है यहां पर, ये होती है अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। समझ में आ रही बात, इसको बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। तो ये यहां पर उपस्थित होता है। पॉइंट समझ में आ गया बेटा, क्लियर। तो जब कभी अंतराकाशी स्थान में कोई आयन आ जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि को बोलते हैं अंतराकाशी त्रुटि। बोलो समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। आगे बात करते हैं, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो ये दो बातें मैंने आपको बता दी। तो अब चलो हम बात करते हैं, देखो फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो फ्रैंकल शॉर्टकी क्या होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। तो फ्रैंकल शॉर्टकी को देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को देखते हैं, फ्रैंकल दोष जिसको बोलते हैं, और स्कूल में तो पूछा ही जाता है, गुरुजी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया फ्रैंकल दोष व शॉर्टकी दोष के अंतर को समझाओ, या फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष क्या होता है उसको समझाओ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। देखो क्या होता है, ये हमारे पास में उसी प्रकार से धनायन ऋणायन है, आयनिक ठोस है,
क्लियर है? आयनिक ठोस है, आयन है, धन आयन, ऋणायन सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है। अब देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो नहीं आया समझ में क्या हुआ, देखो यहाँ क्या हुआ, फिर से घटना दिखा रहा हूं, फिर से घटना दिखा रहा हूं। देखो पहले समझो, ये बिल्कुल समान अंतर है, समान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर देखो यहां से ये गायब हो गया, गायब, गायब हो गया, यहां से ये जगह खाली छोड़ के चला गया और कहा मिल गया, देखो यहां मिल गया। इसका मतलब भैया ये अंतराकाशी स्थान में चला गया, यानी कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान में ये चला गया। तो जब कभी धन आयन, अब ये नहीं कि ऋणायन, नहीं भैया धन आयन, धन आयन अपना स्थान को छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो इस डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अब पॉइंट यहां पर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ऐसा होता है, लेकिन इससे कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो क्या क्या परिवर्तन आ सकता है उसको भी देख सकते हैं। तो एक बात समझने की है कि क्या ये बाहर निकल गया? नहीं। क्या इसकी कमी हुई? नहीं। ये यही था, ठीक है। अब एक चीज समझ लो यहां पर, अगर हम इसके घनत्व के बारे में बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, क्योंकि बाहर गया ही नहीं, ना कम हुए ना ज्यादा हुए। तो पहले जितना द्रव्यमान था अभी भी उतना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, आपको ये पता है कि ठोस का आयतन परिवर्तित होता ही नहीं है। क्या ठोस में आयतन परिवर्तित होता है? नहीं परिवर्तित होता है। तो ठोस में आयतन परिवर्तित होता नहीं, ये तो होता है फिक्स। यहां पर सारी मामला जो चल रहा है m का, जब m नियत है तो d अपने आप ही नियत होगा। इसका मतलब इस दोष के कारण से ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बेटा यहां पर जो स्थान होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। भाई इस परमाणुओं के सापेक्ष तो इसका स्थान बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? अंतराकाशी स्थान तो हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई आयन यहां आ रहा है और फिट हो जा रहा है, कोई आयन आ रहा है और फिट हो जा रहा है, देखो यहां आयन आ रहा है, कहां हो रहा है? फिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस आयन का आकार भी कैसा होगा? छोटा होगा। उस आयन का आकार भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जिनके कैटायन, धन आयन ही आएगा, ये बात रिपीट कर रहा हूं मैं, धन आयन ही आएगा। तो धन आयन का आकार जितना छोटा होता है या जिसका छोटा होता है, जिसमें छोटा होता है, उसमें ये डिफेक्ट ये पाया जाएगा। तो धन आयन का जो आकार होना है वह हमारा छोटा होगा। दो बातें। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है। अब निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्यों? मतलब आपने देखा स्थान परिवर्तित कर दिया, मतलब गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी और छोड़ के दूसरी जगह बैठ गया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब गुस्सा हो जाते क्या करते हैं? इस कमरे से उठ के उस कमरे में चले जाते हैं। यही तो होता नहीं होता? तो वही चीज हुई कि भाई यहां से वहां तक चला गया। अब एक बात मुझे बताओ, उस छोटे बच्चे को अगर 10-12 लोग घेर के बैठे हो, 10-12 लोग घेर के बैठे हो, तो क्या वो एक बच्चा दूसरे कमरे में जा सकता है? क्या दूसरी जगह पे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि घेर के बैठे होंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो बच्चा नहीं जा सकता। कब जा सकता है? जब उसको घेरने वाले लोग कम हो, तो उसका मन चलेगा और चला जाएगा। वही चीज यहां पर भी होती है कि जो यहां से कैटायन यहां से शिफ्ट होता है, यानी कि जो भी आयन यहां से आता है वो कम घिरा हुआ होना चाहिए, कम कणों के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए। अगर कम कणों के द्वारा घिरा हुआ होगा तो फिर ये घटना प्रदर्शित करेगा, लेकिन ज्यादा कणों के द्वारा घिरा होगा तो घटना प्रदर्शित नहीं होगी। इसीलिए कह सकते हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है उनमें ये दोष पाया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो ये है कहानी तीनों बातों की, वो मैंने आपके सामने तीनों रख दी है। और अब पॉइंट उठता है कि ये है
किसमें होता है? तो देखो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ध्यान रखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पास में, AgCl, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। 2-3 एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वही एनसीईआरटी का ही है, AgCl, AgBr, AgI, ZnS उसी का ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके पास में कौन सा? फ्रैंकल दोष। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है? शॉर्टकी दोष में देखिएगा उसी प्रकार से अगर बात करें तो ये अच्छा ये कौन सा दोष था? ये अंतराकाशी दोष था जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त दोष। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिक्त दोष। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो इस स्थिति में अगर बात करें तो ये हमारे पास में आयन है, उसी तरह से धनायन, उसी तरह से ऋणायन है। अब देखो क्या हो रहा है, घटना देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो ये देखो गायब हो गए, 2 गायब हो गए, 2 गायब हो गए ना, 2 गायब हो गए, क्लियर हो गए? अरे ये पूरे गायब हो गए, अच्छा 2 गायब हो गए। चलो फिर से दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात। देखो यहाँ पर फोकस करना, यहाँ फोकस करना और यहाँ फोकस करना। देखो क्या होगा, ये देखो गायब हो गए। ठीक है, इसका मतलब दोनों गायब हो गए भैया, दोनों गायब हो गए, दोनों गायब हो गए। तो दोनों ने अपना स्थान छोड़ दिया, बाहर चले गए। कहां गए? कोई लेना देना नहीं अपने को, कहीं भी जा सकते हैं, अपन को कोई लेना देना नहीं। अपन तो इतना कहेंगे हाँ भैया निकल गए, दोनों निकल गए। ठीक, तो ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। कब? जब हम समान, देखो यहां से एक धनायन तो यहां से एक ऋणायन, इस बात को जरूर ध्यान रखना, समान संख्या के धन आयन व ऋणायन। ऐसा नहीं बेटा किसी के 2 किसी के 3, नहीं, मामला बिगड़ जाएगा। किसी के 2 किसी के 3 नहीं है, मतलब समान संख्या में धनायन, जितने धनायन उतने ऋणायन। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, कि भैया उदासीनता बनी रहनी चाहिए। डिफेक्ट चाहे किसी भी प्रकार का हो, उदासीनता बनी रहनी चाहिए। देखो यहां पर भी उदासीनता बनी रहेगी। भाई ये इसने अपना स्थान ही तो बदला है, ये यहां से यहां तो आ गया, क्या इसमें आवेश में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यहां देखो, यहां पर धनावेश था, ऋणावेश था, उदासीन था। अब जितना धनावेश यहां कम हो रहा है उतना ही ऋणावेश यहां कम हो रहा है। तो धनावेशित और ऋणावेशित दोनों की संख्याएं जो थी वो यहां से दोनों की संख्या बराबर निकल गई। तो इसके कारण से उसमें जो आवेश था वो हमारा कैसा रहा? नियत रहा, मतलब बदलाव नहीं हुआ। वो चीज यहां पर देखने वाली है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो दोनों यहां से निकल गए, दोनों समान संख्या के थे, दोनों निकल गए। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब आगे की कहानी वही चीजें जो वहां डिस्कस की। ठोसों के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है यहां पर, लेकिन यहां पर तो मामले में परिवर्तन हो गया ना। यहाँ क्यों परिवर्तन होगा? कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक बच्चा, मैंने बोला आयतन तो भैया नियत, देखो आयतन तो ठोस का नियत होता है। द्रव्यमान में क्या हो गया? कमी हो गई। तो द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो घनत्व में क्या हो गया? द्रव्यमान में कमी हो गई तो घनत्व में कमी हो जाएगी, वही बात है। तो यहाँ पर कमी वाले होंगे, यानी यहाँ पर इस डिफेक्ट में कमी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यह अधिकतम कोऑर्डिनेशन में उपस्थित होता है। भाई ये तो बाहर ही निकल गए, कम होंगे तो ये होगा, ज्यादा होंगे तो ये होगा। ये तो बाहर ही निकल गए, बोले बंद तो जा रहे भैया, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। ठीक है भाई, तू भी चल। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को लेके निकल लिया। ठीक है, तो धनायन ऋणायन दोनों चले गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मामला तो है नहीं कि हम गुस्सा होके जा रहे हैं, नहीं, हम तो परमानेंट जा रहे, परमानेंट चले गए। तीसरी बात है, त्रिज्या का कोई लेना देना यहाँ ज्यादा है नहीं। क्यों? यहां पर तो आयन की भाई जगह चाहिए था ना, जहां फिट होना है वहां पर है। यहां पर ऐसा नहीं होता। तो यहां देखा गया है कि जब दोनों का जो आकार है वो लगभग समान होता है तो उसमें ये घटना पाई जाती है। और उदाहरण की बात करें तो प्रथम ए समूह के हैलाइड जो होते हैं वो इस घटना को या इस दोष को प्रदर्शित करते हैं।
क्लियर। प्रथम जो समूह के तत्व होते हैं जैसे KCl NaCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। KCl NaCl जो होते हैं यानी इसमें ये डिफेक्ट होता है। NaCl तो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो है हमारा AgBr। एक हमारा है AgBr, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ बच्चों जो दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। तो AgBr एग्जाम्पल है जो कि दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो बताओ, फिर देन आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। तो सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कूल में पूछा ही जाना है और याद ही करना है आपको, ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो, तो फ्रैंकल शॉर्टकी के बाद आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अरस समीकरणमिति। अरस समीकरणमिति मैंने अभी आपको बताया, क्या स्थिति बता दी है। मैंने कहा था इस प्रकार की त्रुटियों की उपस्थिति में यौगिक का सूत्र परिवर्तित होता है, ये मैंने आपको बोलता है अरस समीकरणमिति में, ठीक है। अरस समीकरणमिति मैंने बोला है कि यौगिक का सूत्र परिवर्तित होता है। चलो बच्चों देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु अधिकतम त्रुटि और एक होता है धातु निम्नतम त्रुटि। तो धातु अधिकतम त्रुटि में एनायन केंद्र या एफ केंद्र नाम सुना होगा, ये होता है, और धनायन की अधिकता ये होता है, ठीक है। चलो सिखाते हैं आपको। तो बेटा ये है आपके पास में एक आयनिक ठोस जिसमें त्रुटि नहीं है, या आयनिक ठोस आपके सामने है। अब देखो इसमें क्या परिवर्तन होने जा रहा है, देखो ये परिवर्तन होने जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंस मोर देखो क्या हुआ, ये हुआ। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर देखो क्या हुआ, ये हुआ। देखो क्या हुआ इसमें, इसको समझो। हुआ क्या यहां पर एक B- पहले था, यानी कि एनायन था। एनायन अपना स्थान यहां पर छोड़ के चला गया, एनायन अपना स्थान छोड़ के चला गया और अपनी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को दे गया। जब ऐसी घटना कहीं पर होती है कि एनायन अपना स्थान छोड़ के चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह पर दे जाए, तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार का जो दोष होता है उसको बोलते हैं धातु अधिकतम दोष या एनायन केंद्र या एफ केंद्र। मतलब देखो समझाता हूं हुआ कैसे, ये भी समझा देता हूं। ऐसे समझो, मान लेते हैं ये NaCl की संरचना है, मान लेते हैं ये NaCl की संरचना है। NaCl में क्या किया हमने, सोडियम वाष्प को उसके ऊपर प्रवाहित किया। किसके ऊपर, NaCl के ऊपर सोडियम वाष्प। सोडियम वाष्प जानते हो बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो सोडियम वाष्प को जब उसके ऊपर प्रवाहित किया तो सोडियम क्या हो गया, आयनित हो गया। आयनित होके क्या बनाएगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। क्लियर है। अब यहां पर जैसे ही सोडियम प्लस बना तो यहां पर जो Cl- था बेचारा वो अट्रैक्ट हो गया, यानी कि इस सोडियम आयन ने Cl- को अपनी तरफ खींच लिया। तो Cl- खींचते हुए चला गया, ये Cl- खींचते चला गया। अब Cl को डर लगे, भैया अच्छा हम तो जा तो रहे, तो हमारा क्या होगा, ये जगह का क्या होगा, ठीक। तो उसने कहा परेशान मत हो, तुम आ जाओ, हम उसकी जगह पर इसको भेज देते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि ये Cl- यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां है। देखो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से यहां पर एक नई चीज आती है। वो नई चीज क्या आती है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से यहां पर रंग प्रदर्शित हो जाता है। क्या प्रदर्शित हो जाता है, रंग जो है वो प्रदर्शित हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में बोल देते हैं फेर्वजेंटर। फेर्वजेंटर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रंग का निर्माण करना, ठीक है। तो फेर्वजेंटर या इसको बोलते हैं एफ केंद्र, एफ सेंटर भी बोला जाता है। तो जब कोई एनायन अपना स्थान छोड़ के चला जाए और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसी जो होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इस प्रकार की घटना, यानी एफ सेंटर या एफ केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दो बातें समझनी है यहां पर। पहली बात क्या यहां पर इसके आवेश में या इसकी उदासीनता में कोई गड़बड़ी हुई, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा एनायन गया ऋणावेश किया ना,
और कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एनायन गया, ऋणावेश गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आकर उसने क्या कर दिया, उदासीनता को बनाए रखा। उदासीनता में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर हम देखें उदासीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और उदासीन तो होना ही पड़ेगा, उदासीन तो होना ही पड़ेगा। बिना ऐसा तो कोई आयनिक ठोस है ही नहीं है कि भैया उसमें गड़बड़ हो जाए, उदासीनता बिगड़ जाए ना, उदासीनता तो रहनी पड़ेगी। चाहे उसका घनत्व बढ़ सकता है, घनत्व कम हो सकता है, ठीक है, चालकता बढ़ जाए, चालकता घट जाए, वो अलग फैक्टर है, लेकिन उदासीनता तो बनी ही रहेगी। तो उदासीनता यहां पर बनी है। लेकिन यहां पर एक चीज समझो कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या अगर प्रारंभ में समान थी, धनावेश और ऋणावेश की संख्या प्रारंभ में समान थी, तो यहां पर आप देखो ऋणावेश एक चला गया, तो ऋणावेश एक चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन ऋणावेश की संख्या में कमी आ गई, और ऋणावेश की संख्या में कमी आ गई, तो इसका मतलब है धनायन की संख्या में वृद्धि हो गई। धनायन की संख्या में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब धनायन कौन होता है, धातु होता है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं धातु अधिकतम दोष, यानी कि धातु बढ़ गया। बात समझ में आ रही भाई? NaCl में करोगे तो Na बढ़ जाएगा, Cl कम हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं धातु अधिकतम दोष। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। चलो आगे बात करते, अगले बिंदु पर एक और बिंदु हम देखते हैं। दूसरी एक और घटना हो सकती, एक घटना तो हमने आपको बता दी ऊपर वाली, एक घटना इसी से मिलती जुलती है, हालांकि कम जगह पर होती है, लेकिन ये भी होती है। इस घटना में क्या हो रहा है, इस घटना में ये हो रहा है कि सब कुछ समान तरीके से पढ़ा रहे। अब कहीं से एक धन आयन इसके अंदर आ जाए, आ गया, कहा बाहर से आया बेटा, बाहर से आया, ये बाहर से आ गया, तो एक धनायन जो है वो इसके अंदर आ गया, आ गया, तो धनायन इसके अंदर आ गया। अब धनायन आ गया तो धनायन की तो वृद्धि हो गई ना, यानी धनावेश भी तो बढ़ गया, ठीक है। तो धनायन आ गया, तो धनायन आने से क्या हुआ, धनावेश बढ़ गया। तो जैसे ही धनायन है दूसरी जगह पर क्या आ जाए, उसके बराबर ही ऋणायन भी, मतलब ऋणावेश भी आ जाए, और वो ऋणावेश किसके द्वारा आ जाए, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आ जाए। तो ये भी एक प्रकार का दोष है। लेकिन इस दोष में क्या बोलेंगे, क्या ये धातु अधिकतम दोष है? हाँ भैया बिल्कुल है, यहाँ पर भी तो धातु बढ़ गया, तो ये भी धातु अधिकतम दोष है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आने से जितना आवेश यहाँ बढ़ा उतना ही यहाँ पर आवेश बढ़ गया, तो इसका मतलब फिर से ये उदासीनता। तो ये भी एक प्रकार की घटना होती है। तो दोनों बातें समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी वही बात है, मैंने क्या बोला, इसको क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटन। तो ये जो चीज धनायन की अधिकता दोष हो गया, इसको हम एफ केंद्र नहीं बोलेंगे, एफ केंद्र बेटा बोलेंगे उसको, इसको क्या बोलेंगे, धनायन की अधिकता, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटन का इसको दोष बोला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने इसको अरस समीकरण मितीय क्यों बोल दिया। प्रश्न ये उठता है कि आपने इसको अरस समीकरण मितीय डिफेक्ट क्यों बोला। देखो बेटा, पहले अगर हम बात करें Na, अगर मैं बात करूं ये A मान लेता हूं 50, B मान लेता हूं 50, दोनों में 50-50 थे, लेकिन भैया एक B चला गया ना, इसमें एक B चला गया, तो अब A कितने हो गए 50, B कितने हो गए 49। तो अणुसूत्र में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अणुसूत्र में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अणुसूत्र में परिवर्तन हो गया, हुआ ना अणुसूत्र में परिवर्तन, इसलिए इसको बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। यहां देखो, यहां घटना भी वही हुई, यहां पर मान लेते हैं A में पहले 50 थे, अब एक बढ़ गया ना 51 हो गए, B तो उतने ही रहे, यानी यहां पर क्या हो गया, A कितने हो गए 51, B कितने हो गए 50, तो अणुसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। तो रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं धातु निकटतम, निम्नतम होना चाहिए, निकटतम नहीं निम्नतम, हिंदी में मामला गंभीर हो गया, निम्न, यहां लिख दे रहा हूं निम्नतम, ठीक है। तो धातु निम्नतम त्रुटि, फटाफट देख लेते हैं। सब जानते हो आप लोग, बहुत होशियार बच्चे हो हमारे, ठीक है, बहुत होशियार बच्चे हो, तो मैं सारी चीजें आपको एक झटके बता देता हूं। रुको, हाँ ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में अगला बिंदु है जिसको बोलते हैं धातु निम्नतम त्रुटि, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है,
इसको समझो, ये हमारे पास में देखो धनायन ऋणायन उसी प्रकार से हमारे पास में बना है, एक आयनिक ठोस हमारे पास में है। अब इस आयनिक ठोस में क्या किया बच्चों, इस आयनिक ठोस में ऐसा कुछ हो गया, देखो कैसा कुछ हो गया, फिर से देखो, ये देखो धनायन है, ये धनायन है, दोनों में एक एक धनायन है। मतलब ये मान के चलो कि ये जो यहां पर जो रखा वो एक आवेश हो गया, A प्लस है, ठीक है, यहां भी A प्लस है। अब हुआ क्या, किसी तरह से ये घटना घट गई, मतलब एक धनायन जो है अपना स्थान छोड़ के चला गया, गुस्सा हो गया, परमानेंट चला गया, यानी ये चला गया यहां से। अब ये चला गया तो अब क्या करें बेचारे सब लोग, क्या करें, मैनेज करेंगे। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे ही ए चला गया, मतलब एक धनायन की कमी हो गई, तो एक धनायन की कमी होगी तो एक धनावेश की कमी होगी, तो उसको संतुलित करने के लिए पड़ोस में बैठे वाले ने क्या कर, रुको मैं करता हूं, उसने अपने आवेश को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, उतना बढ़ाया जितनी कमी हुई, तो फिर से उदासीनता बरकरार हो जाए। तो कभी अगर कोई धनायन अपना स्थान छोड़ दे और दूसरा कोई अन्य धनायन जो है वो अपने आवेश में वृद्धि कर दे, तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु निम्नतम त्रुटि। धातु निम्नतम मतलब धातु में हो गई कमी, धातु में कमी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये उन्हीं में हो सकता है जहां पर किसी के आवेश या किसी की संयोजकता में परिवर्तन हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में ये चीज घटना नहीं हो सकती, सोडियम क्लोराइड में ये नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में फिक्स है, सोडियम का आवेश कितना है, +1 है, यानी संयोजकता इसकी कितनी है, 1 है। तो उसमें ये नहीं हो सकता, ये उनमें हो सकता है जिनमें संयोजकता परिवर्तित करने की क्षमता होती है। जैसे ऐसे मान के चलो आयरन की बात करते हैं, Fe2O3 की बात करते हैं, Fe2O3, ठीक है, आयरन की बात करते हो, आयरन में क्या होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो आयरन में ऐसे मान के चलो, जैसे आयरन मैं यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूं, मान लेता हूं सपोज दैट कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा एक जो F2 था ना वो हमसे हो गया गुस्सा, ऐसा हो जाए, तो एक F2+ जो था वो हमसे हो गया गुस्सा हो गया, तो भैया वो चला गया। देखो मान लेते 4 थे, 4 में से एक चला गया, अब एक चला गया तो बचे कितने, अब 3। आवेश कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2, धनावेश कितना है 8 का। अब चले गए हमारा 2, तो कमी हो गई 2 की, तो 2 की कमी हो गई, तो एक ने कहा कि मैं बढ़ा दे रहा हूं, एक ने कहा मैं भी बढ़ा दे रहा हूं। तो हुआ क्या, एक के जाने से दोनों के आवेश में वृद्धि। अरे भाई इनकी क्षमता थी ना, भाई आयरन तो +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है, तो इसके अंदर क्षमता थी तभी तो ये हुआ ना, अगर क्षमता नहीं होती तो कैसे होता। तो ये उनमें होता है जिनमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन संख्या के परिवर्तन करने की क्षमता होती है। समझ में आया। देखिए डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, धातु निम्नतम त्रुटि कहलाएगा। धातु निम्नतम त्रुटि का मतलब धातु की यहां पर कमी हो गई, कुल मिलाकर एनायन यानी कि ऋणात्मक से धातु की कमी हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज आगे बात करते हैं, दूसरा एक और बात कर लेते हैं, एक और चीज है, एक और कंडीशन यहां पर होती है, एक होता है यहां पर डोपिंग समझते हो, मिला दिया गया कुछ, ले भाई पकड़, कुछ मिला दिया गया। कुछ मिलाने से भी यहां पर त्रुटियां होती हैं, और मिलाने की से याद आ गया मुझे कि यहां पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो इसमें हुआ क्या, इसमें मिलाया गया है कैसे, जैसे ये NaCl था और NaCl में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि NaCl में SrCl2, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, प्रचलित एग्जांपल है, स्ट्रोंशियम +2 को मिला दिया गया। डोपिंग इसको बोलते हैं, डोप करना, ठीक है। तो Sr2+ मिलाया गया। अब Sr2+ ने क्या किया, इस यहां से जो सोडियम थे ना उनको हटा दिया। अब देखो जरा सोचो, एक तरफ से सोचो कि अगर एक Sr2+ को हमें लाना है तो यहां पर 2 आवेश है, धन 2 आवेश है, तो यहां लाना है, तो इस जगह पर हमें कितने सोडियम आयनों को उड़ाना पड़ेगा, हमें 2 सोडियम आयनों को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उदासीनता तो रखनी है। तो 2 सोडियम आयन को यहां से उड़ाना पड़ेगा। अब 2 सोडियम आयन को उड़ाएगा तो भैया आएगा तो एक ही जगह पर ना, एक जगह तो खाली हो जाएगी। भाई उड़ाएगा, ठीक है, उसने हटा दिए 2 सोडियम आयन, हटा दिए तो उस जगह पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक जगह तो कवर कर लेगा, खुद बैठ जाएगा, एक जगह तो खाली हो जाएगा, तो यहां पर हो गई रिक्ति। कौन सी हो गई, रिक्ति। देखो कैसे हो रहा है, देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो यहां पर Sr2+ आ गया, ये जगह खाली हो गई।
तो किस प्रकार का दोष हो गया? ये हो गया हमारा रिक्त दोष। कब होता है? जब हम कोई उसके अंदर मिलावट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई मिलाया जाता है तो आवेश को संतुलित करता है, तो उस आवेश तो संतुलित हो जाएगा लेकिन बाकी चीजें वहां से हट जाती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं, कौन कौन से दोष थे बता दिए, सारी चीजें बता दी हैं। और एक बार आप एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लेना, ठीक है। पढ़ भी लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने, लेकिन नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्कूल वगैरह में चीजें पूछी जा सकती है। तो सारे दोस्त जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक चीज और लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखो यही चीज यहाँ पर है, ये इससे क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यदि NaCl को 10 की घात -2 मोल % SrCl2, क्वेश्चन समझिएंगे, SrCl2 के साथ मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त रिक्तियों की संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मैंने कहा था, न्यूमेरिकल भी इस पर बन जाता है। वो देखो क्या है, NaCl को 10 की घात -2 मोल % SrCl2, SrCl2 कितना है? वो है 10 की घात -2 मोल %, ठीक है। इसमें NaCl को डाल दिया गया, ठीक है। साथ मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त रिक्तियों की संख्या क्या होगी? प्राप्त रिक्तियों की संख्या क्या होगी? अभी मैंने सिखाया आपको, अभी मैंने सिखाया कि एक Sr2+ का आने का मतलब है कि 2 सोडियम आयन में से एक सोडियम, दोनों सोडियम आयन का निकलना और एक सोडियम आयन के स्थान का रिक्त होना। क्या बच्चों समझ में आ गई बात? एक रिक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही बात तो मैंने आपको सिखाई है। अभी देखो यही तो सिखा रहा था, इसके आने से एक स्थान रिक्त होगा, तो 2 आएंगे तो 2 रिक्त होंगे, 3 आएंगे 3 रिक्त होंगे, 5 आएंगे 5 रिक्त होंगे, 10 आएंगे 10 रिक्त होंगे, 100 आएंगे 100 रिक्ति हो जाएंगे। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि एक Sr2+ जो है एक रिक्ति बनाता है, एक रिक्ति देता है। एक Sr2+ जो है वो एक रिक्ति देता है। तो कितने Sr2+ हैं? कितने Sr2+ हैं? देख लो ना, Sr2+ के मोल कितने हैं पहले ये देख लो। तो मोल हो गए 10 की घात -2/100, प्रतिशत का मतलब यही होता है। तो 10 की घात -2/100 बराबर कितने होंगे? 10 की घात -4 मोल। यानी कि इसका मतलब है कि Sr2+ कितने हैं? 10 की घात -4 मोल। Sr2+ कितने हैं? 10 की घात -4 मोल। और एक Sr2+ से कितनी रिक्ति होती है? एक रिक्ति होती है। अतः यहां पर हम कह सकते हैं कि एक Sr+2 से एक रिक्ति होती है। अतः रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? अगर हम बात करें तो यहां पर कितनी होगी? तो रिक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? तो रिक्ति की संख्या हो जाएगी 10 की घात -4 मोल। लो बेटा कितनी रिक्ति हो जाएंगी? 10 की घात -4 मोल। नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट कर, एक Sr2+ से रिक्ति होती है एक, तो एक Sr2+ से रिक्ति होती है एक, तो एक Sr2+ के मोल कितने? Sr2+ के मोल कितने हो गए? 10 की घात -4 मोल। यानी कि 10 की घात -4 मोल उसके अंदर डालेंगे तो रिक्ति कितनी हो जाएगी? 10 की घात -4 मोल रिक्ति हो जाएगी। तो संख्या कितनी होगी? तो संख्या निकालनी, एक मोल में कितने होती है? एक मोल में कितने होते हैं? N0 एवोगैड्रो संख्या। तो अतः यहां पर हम बात करते हैं रिक्ति की संख्या। वैसे तो ये भी बोल सकते हो, लेकिन अगर संख्या की बात करते हैं तो रिक्ति की संख्या बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये होता है 1 मोल इंटू 10 की घात -4। ये लो आंसर आपका आ गया। गुणा कर दोगे ना N0 का? बोलो समझ में आ गया? समझ में आया? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो 10 की घात -4 गुणा कितना कर दिया? 6.02 इंटू 10⁻23। इतनी बेटा क्या हो गई? ये रिक्ति हो गई। तो पहली घटना, पहला प्रश्न, पहली चीज समझ में आ गई सबको? बोलो बेटा समझ में आ गया, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये रहा एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है। ओहो यार तो सोल्यूशन भी था, चलो सोल्यूशन भी ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? विश्लेषणों, एक मिनट, हाँ। तो क्वेश्चन क्या है?
विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया गया निकिल ऑक्साइड का सूत्र इतना है, निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। किया होगा बेटा ये क्वेश्चन भी आपने, चलो इसको भी रिपीट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है निकिल 0.98 O है बेटा। देखो क्वेश्चन को समझो, ये है निकिल 0.98 O, 1.0 लिखा है तो उसको 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि निकिल जो है वो दो प्रकार के रूप में है, निकिल +2 और निकिल +3 में है। निकिल +2 और निकिल +3 में है, तो उसमें पूछा गया कि निकिल +2 का अंश और निकिल +3 का अंश किस रूप में होगा, कितना होगा, यानी कि निकिल +2 का अंश कितना होगा, निकिल +3 का अंश कितना होगा, ये प्रश्न पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पर भी आ चुका है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझाते हैं, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो निकिल 0.98 O, ये हमारे पास में इस यौगिक का सूत्र है। तो एक काम करते हैं, जैसे एक चीज तो हमको पता है, बाकी तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक चीज हमको पता है, क्या कि अगर हमारे पास में कोई उदासीन यौगिक है, कोई अगर उदासीन यौगिक है, तो इसका मतलब उसमें जो भी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा उसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी उदासीन यौगिक है उसमें उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा 0 होता है। ये नियम हम जानते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर एक काम करते हैं कि निकिल की दोनों, क्योंकि निकिल 2 है ना, निकिल 2 रूप में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों है, तो हम दोनों को लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं ये x है, तो कुल कितने 0.98 है, तो ये मान लेते हैं ये x है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.98 - x, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि वहां पर ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है उसका मान किसके बराबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि उदासीन है। तो यही चीज यहां पर ले लेते हैं। तो यहां ले रहे हैं 2 + 2 ले लिया इंटू x, प्लस यहां ले लिया +3 कितना ले लिया 0.98 - x, और ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, तो -2 = 0। लो भैया ये कर लिया हमने, यहां तक समझ में आ गया। +2x, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 के साथ x का गुणा, 2 के साथ x का गुणा, कुल ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, कुल ऑक्सीकरण अवस्था, तो मान लेते हैं ये x कण है, तो x × +2, x × +2, तो ये कितना होगा, टोटल कितना है 0.98, तो 0.98 - x, तो इसको ले लो यहां पर, तो 0.98 - x × 3 = दिस। ठीक है, तो सॉल्व कर ले, तो यहाँ कितना होगा 2x प्लस यहाँ कितना होगा, कितना होगा 8 × 3 = 24, 4 × 2 हो गया, 9 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 27 और 2 = 29 होना चाहिए मेरे हिसाब से, यही होना चाहिए। 2.98 -3x - 2 = 0। ठीक है, ये होना चाहिए। 3 × 8 = 24, 2 × 9 = 3 = 27 और 2 × 29, ऐसे तो पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, 3x है तो -x आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा +0.94 = 0, तो x बराबर आ गया 0.94। लो बेटा ये तो आ गया x, आ गया x का मान आ गया 0.94, और x का मान 0.94 आ गया, तो हमें क्या चाहिए, प्रतिशत चाहिए ना। किस रूप में, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकाल लो, तो प्रतिशत निकिल 2+ निकालना है हमको, निकिल 2+ बराबर x कितना है 0.94, टोटल कितना है 0.98, मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 100, फिनिश, खत्म। और अगर हम परसेंटेज ऑफ निकिल 3+ की बात करें तो कितना हो जाएगा वो देख लो। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, यहां पर ये कितना आ जाएगा 0.98 - 0.94 = 0.04,
तो यहाँ कितना आएगा 0.04 डिवाइड बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आगे का हल आप ही को करना है। आ गया समझ में क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पहले एक का मान निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो और दोनों में ये मान को कर लो। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं है? और चलो अब ये क्वेश्चन कर लोगे ना, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है, एक को x मानना है, दूसरे को माइनस कर देना उतने से, जो x मानना उसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो ये प्रतिशत मात्रा में हो जाएगा। चलो और अब चलते हैं लास्ट बिंदु की बात करते हैं। जो न्यू सिलेबस आया है उसमें अभी आपके पास में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय आया है, बाकी सारी चीजें हटा दी गई है जो अभी तक सिलेबस में आया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और लास्ट बात डिस्कस कर रहा हूं, वो सिलेबस में क्या है। वहां पर पूछा गया चुंबकीय गुण, हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जानते हो आप लोग चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब जो चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, और चुंबकत्व गुण किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन पर। ठीक है, तो सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, इन गुणों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, बिल्कुल होती है। कैसे निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण, निकालते हैं कैसे निकालते हैं, √NN+2 याद आ गया होगा आपको। तो ठीक है, √NN+2 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है, दो प्रकार की गति होती है। उनकी गतियों के ये थ्योरी का पोर्शन है, थ्योरी का पोर्शन है, इसको पढ़ लेंगे आप। उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति और उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक गति दो प्रकार से हो सकती है, एक तो क्या होगा, ये इस प्रकार का मूवमेंट होता है, यानी कि नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाएगा, और एक कौन सा होता है, अपनी धुरी पे चक्कर लगाते हैं, धुरी पे, पता धुरी पे यूं करके ऐसे घूमते हैं, ये भी होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे भी घूमते हैं। ठीक है, चक्रण की दिशा। अच्छा, इसमें जानते हो कि दो प्रकार का चक्रण होता है, एक होता है धनावेश +1/2 बोलते हैं, और एक कौन सा बोलते हैं, -1/2। याद करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो चुंबकीय गुण तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, बस 5 मिनट और लेंगे आपका। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है, छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान पाया जाता है। और मैंने आपको बताया चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, √NN+2 से निकालते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। स्थायी चक्रण मतलब उसका मूवमेंट, और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण उसके कारण से, जो बिंदु के कारण से हो रहा है, वो हमेशा संयुक्त रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है, इसे मापे जाने की इकाई को बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। यह इतने के बराबर होता है। ये एक सामान्य सी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बोल दिए कि ये इतने के बराबर होता है। निकालते कैसे, किसी भी तत्व के लिए निकालते हैं √NN+2। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर, समझ में आ गया। तो दो प्रकार के यहां पर चीजें होती है, एक होता है हमारे पास में अनुचुंबकत्व और एक होता है प्रतिचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व क्या होते हैं बेटा, उसको समझ लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और जबकि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। देखो यहां पर समझ लेना दोनों बातों को, यहां पर है आकर्षित होते हैं, यहां पर होते हैं प्रतिकर्षित। तो ये है हमारे पास अनुचुंबकत्व की बात कर रहे हैं। अनुचुंबकत्व वो जहां पर आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकत्व की बात जहां पर प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व एक कारण है अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित है। जितने ज्यादा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण होगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। याद करो क्या बोलते हैं इसको, पैरामैग्नेटिक। यानी अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें वह चुंबकीय क्षेत्र की तरफ में आकर्षित हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, वहां पर वो प्रतिकर्षित होंगे। क्लियर होंगे।
होंगे वहां पर वो प्रतिकर्षित होंगे, और ये उसके उदाहरण। सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। O2 आपको पता ही होगा, O2 कैसा होता है? O2 आपका अनुचुंबकत्व होता है। अनुचुंबकत्व कैसे देखते हैं? तो याद करो 11th में आपके केमिकल बॉन्डिंग सीखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि ऊपर MOT डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये चीज है। प्रतिचुंबकत्व मैंने भी आपको बताया क्या होता है। H2O NaCl CCS के मुख्य उदाहरण है। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। ये किसमें होता है? ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होते हैं। प्रतिचुंबक उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। बिल्कुल है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वहां पर प्रतिचुंबकत्व होगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते। देखो, युग्मित होने का मतलब क्या होगा? यही तो होगा युग्मित होने का मतलब। इसका चुंबकीय गुण और इसका चुंबकीय गुण दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण से यहां पर ये गुण प्रदर्शित नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो बेटा ये थी पूरी आज की बातें। तो ये दो बातें आपको और ध्यान रखना, प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व। अभी तो फिलहाल इतना ही है, इतनी ही चीजें। और अभी अगर कहीं आ जाए, कहीं आगे कुछ परिवर्तन होता है तो जालक, आपको चालक के बारे में पता होगा, कुचालक, सुचालक, फेरोमैग्नेटिज, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। तो फिलहाल ये चैप्टर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? कंप्लीट। तो आपका ये चैप्टर भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। चलिए फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ और उसी समय पर। तब तक के लिए ओके, बाय।